जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस इंस्टीट्यूट में। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। दोस्तों, यह टॉपिक आपके कॉलेज के लिए तो ज़रूरी है ही, फ्यूचर में आपके कई गवर्नमेंट जॉब में आपकी हेल्प करेगा और यह आपके बेसिक नॉलेज को काफ़ी बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ये मेरे नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान आया कहाँ से, मतलब इसका बीज आया कहाँ से। तो दोस्तों, हमारे बहुत जाने माने शिक्षा शास्त्री थे जो बहुत ही नॉलेज रखते थे। उनका नाम था फ्रावेल। क्या नाम था दोस्तों? फ्रावेल। तो फ्रावेल जी की खासियत ये थी, ये 1837 में जर्मनी में इन्होंने ब्लैकनवर्ग नाम के गांव में पहले प्राथमिक विद्यालय रखा। तो मतलब जो पहले एजुकेशन 5th क्लास तक या 8th क्लास तक की थी वो फ्रावेल जी ने रखी थी। और फ्रावेल जी मानते थे कि बच्चा जो शुरू में खेलते खेलते सीखता है, ज़िंदगी की कई चीज़ें वो बचपन से ही सीखता है, तो उसी टाइम में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जर्मनी में जो बेसिक एजुकेशन है, जो शुरुआती एजुकेशन है, इसकी बात फ्रावेल जी ने करी थी। और इस बात को देखते देखते जर्मनी के ब्लैकनवर्ग गांव से ये बात दूसरे गांव में पहुंची, धीरे धीरे पूरे जर्मनी में फैली और जर्मनी को देख के अमेरिका और देशों में फैली थी। तो उस टाइम तो भारत गुलाम था, या फिर हम कह लें कि उस टाइम हम इस एजुकेशन की तरफ नहीं थे। हमारे देश में गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे। लेकिन जब दुनिया इस चीज़ को अपना रही थी तब ये समझ में आया कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये बात हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने भी 1946 में अपने आश्रम में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी। गांधी जी ने भी क्या किया था? बुनियादी शिक्षा रखी थी, मतलब बेसिक एजुकेशन जो थी उन्होंने भी रखी थी अपने हर एक आश्रम में। तो इससे ये पता चल रहा है कि बेसिक एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सर्व शिक्षा का मतलब भी क्या है दोस्तों? सर्व शिक्षा का मतलब भी है वह शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, और ये एक अभियान की तरह चलाई गई जो हमारे देश के हर एक व्यक्ति को दी जाएगी। तो आपको ये पता चल गया सर्व शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई। अब हम समझते हैं कि सर्व शिक्षा को भारत में कैसे लाया गया। तो आपको बताया जाए कि सर्व शिक्षा जो थी ना दोस्तों, ये सबसे पहले कोशिश और भी की गई थी। ये कोशिश की गई थी 1994 में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि डीपीईपी क्या है। तो दोस्तों, डीपी का मतलब था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी। तो 1994 में वर्ल्ड बैंक की हेल्प ली थी और हमने कोशिश की थी कि हर एक ज़िले में शिक्षा को सार्वभौमिक बनाएंगे, शिक्षा को सबके लिए किया जाएगा, सब उसके अंदर पढ़ सकेंगे। और इसके अंदर प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने कि मतलब हर एक ज़िले में हम प्राथमिक शिक्षा देंगे और इसे लागू किया जाएगा। और समझ में आ गया दोस्तों कि नहीं? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले हमने अभी क्या समझा है कि प्राथमिक शिक्षा आई कहाँ से, और प्राथमिक शिक्षा की एक बार और शुरुआत की गई थी 1994 में डीपीईपी के नाम से, कि हर ज़िले में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। और इसके लिए किसने हेल्प करी थी? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने हमें आर्थिक सहायता दी थी। तो दोस्तों, ये बताया गया था कि इससे सार्वभौमिक बनाने, मतलब कि हर तरीके से हम इसे सार्वभौमिक बनाएंगे, सभी के लिए शिक्षा को बनाएंगे। लेकिन डीपीईपी विफल रहा, डीपीईपी पास नहीं हो सका क्योंकि इसके पास क्वालिटी नहीं थी। इन्होंने हर ज़िले में बोल तो दिया, लेकिन हर ज़िले में अच्छा टीचर नहीं था, हर ज़िले में पढ़ाने के लिए अच्छे साधन नहीं थे। इसीलिए यह शिक्षा नीति फेल हो गई। हम लोग जैसे कहानी सुनते हैं ना अपने मम्मी पापा से, या उस टाइम में, कि उस टाइम में क्या होता था, या हमारे जो बड़े भैया होते हैं तो वो कहते हैं कि उस टाइम में शुरुआती एजुकेशन के लिए हम इतनी दूर जाते थे, उतना दूर जाते थे। तो इस क्यों बोलते थे? क्योंकि उस टाइम में बहुत स्कूल कम होते थे। तो उस टाइम की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि हर ज़िले में स्कूल ही नहीं था। तो डीपीईपी के अंदर यही किया गया था कि हर ज़िले में स्कूल लाया जाए। लेकिन स्कूल में बच्चे कैसे लाया जाए, ये शुरू कब हुआ? सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको एक बैकड्रॉप स्टोरी बताई है। बैकड्रॉप स्टोरी में क्या बताया है कि सर्व शिक्षा अभियान जो बेसिक एजुकेशन है ये
किसके दिमाग की उपज है, और फिर उसके बाद में उसे हमारे देश में कौन लेके आया। फिर उसके बाद में उस पर पहली कोशिश कब की गई, 1994 में, कि भाई हर एक ज़िले में स्कूल होना चाहिए। स्कूल लाने की कोशिश की गई जो पहले नहीं था। पहले कई गाँव कई राज्यों में ही कुछ ही स्कूल थे। ठीक है दोस्तों, तो डीपीईपी के अंदर यही किया गया था कि हर एक ज़िले में स्कूल हो। और ये याद रखना, सिर्फ 5 राज्यों में आया था, ऐसा नहीं था कि पूरे देश में डीपीईपी लागू हुआ था। सिर्फ 5 राज्यों में शुरुआत की गई थी कि डीपीईपी आए, जिसके अंदर 5 राज्यों के अंदर हर एक ज़िले में स्कूल खोला जाएगा और ये धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये विफल रहा था और इसके लिए वर्ल्ड बैंक से सहायता भी ली गई थी। अब दोस्तों, जब ये चीज़ फेल हो गई तब आता है सर्व शिक्षा अभियान। अब हम समझते हैं सर्व शिक्षा अभियान पास कैसे हुआ और सर्व शिक्षा अभियान क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है, सर्व शिक्षा अभियान मतलब बेसिक एजुकेशन सभी के लिए। और सभी के लिए होगा तो क्या होगा, फ्री होगा। फ्री होगा, इसके अलावा सभी के लिए होगा तो कैसे होगा, इसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, मौलिक अधिकार में। तो सर्व शिक्षा अभियान की जब दोस्तों शुरुआत हुई थी तो ये लाया गया था कि सभी को बेसिक एजुकेशन मिलेगा। और बेसिक एजुकेशन मिलने के लिए संविधान के अंदर छेड़छाड़ की गई। छेड़छाड़ मतलब इसे लागू किया गया और इसके ऊपर जो जो दिक्कतें थी या जो डीपीईपी में दिक्कतें आई थी उन सब दिक्कतों को हटाया गया। अब मैं आपको एक स्टोरी के रूप में बताता हूँ ताकि आपको जब मैं सर्व शिक्षा अभियान बताऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, ये 1997 से 2002 की जो पंचवर्षीय योजना बनती है उसके अंदर लाया गया था, जिसके अंदर 5 वर्ष में सरकार का मेन फोकस किस पे था, शिक्षा पे। शिक्षा पे मतलब प्राथमिक शिक्षा पे। और ये 86वें संशोधन से लाया गया, 86वां अमेंडमेंट किया गया संविधान के अंदर। और उस अमेंडमेंट के अंदर एक अलग से हमने अनुच्छेद 21A के अंदर मौलिक अधिकार के अंदर जोड़ दिया सर्व शिक्षा अभियान, जिसके अंदर 6 साल से 14 साल के इस देश का कोई भी बच्चा हमारी भारत सरकार से कह सकता है कि मेरा अधिकार है पढ़ने का, प्राथमिक शिक्षा आप मुझे दोगे। तो उसके अंतर्गत सरकार उसे सारी सुविधाएं देगी, उसको एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा अपनी एजुकेशन के ऊपर। और इसके लिए सरकार ने क्या किया, सबसे पहले हर ज़िले, हर एक राज्य, हर एक स्टेट के हर एक गांव में स्कूल बनाने की पहल की। स्कूल बनाने के बाद छोटे छोटे बस्तियों में छोटे छोटे लोगों को काम दिया, आंगनवाड़ी खोले। उस आंगनवाड़ी खोलने के बाद कोशिश की गई कि बच्चों को मिड डे मील दिया जाए, उसकी किताबों का पैसा दिया जाए। उसके बाद में अच्छी गुणवत्ता, जो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है उसे दिया जाए। पंचायतों को कहा कि आप स्कूल खोलिए। उसके बाद पंचायतों को ये पैसा दिया गया। राज्य सरकारों को पैसा दिया गया। राज्य सरकार से बोला गया कि आपको अपने बजट का इतना हिस्सा खर्च करना ही पड़ेगा। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि आज के टाइम में इस पॉलिसी से 99% हमारी एजुकेशन पूरी हो रही है। अभी भी इसमें कई सुधार की ज़रूरत है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी जो है वह सफल हुई है। तो इसीलिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिएगा, अगर हम फ्यूचर में चीन से आगे बढ़ सकते हैं तो इन ऐसी पॉलिसियों और अच्छी अच्छी पॉलिसी के थ्रू ही बढ़ सकते हैं जो बिल्कुल पास हुई, जिसके सरकार ने पूरी कोशिश की। आज के टाइम में आप देखते होंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो कितनी प्रचार किसी भी चीज़ का करते हैं, किसी पॉलिसी का क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे पहली पॉलिसी का जो प्रचार किया गया था ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान का किया था। उससे हर एक टीवी में, हर एक जगह पर मतलब लगाया गया था कि सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। तो लोगों को पता चला था, उनके पहले मौलिक अधिकार है जिसके बारे में लोगों को पता लगा था कि ये क्या है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को इनका श्रेय इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इन्होंने इसे बड़े दिल से पास किया था। उस टाइम में दूरदर्शन के जो जितनी भी चीज़ें आती थी उसमें हर एक बार में एक ऐड इसी की आती थी कि स्कूल चले हम, और स्कूल चले हम। उसके बाद में हर एक स्कूलों के बाहर लगाना, हर एक सरकारी संस्थानों के बारे में इसका एडवर्टीज़मेंट करना। तो सर्व शिक्षा अभियान आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा अभी के लिए, और फ्यूचर में इसको भी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान 86वें संशोधन के तहत 2001 में शुरू किया गया और इसे पंचवर्षीय योजना 1997-2002 के तहत शुरू किया गया था। और आपको पता ही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे लागू किया था और इसके लिए हमें इन्हें बहुत धन्यवाद करना भी चाहिए। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इनका उद्देश्य 6 से 14 साल के आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक
बेसिक एजुकेशन देना था। तो दोस्तों उस टाइम में हर एक स्कूलों में कोशिश की गई कि चेयर टेबल इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे पढ़ सके, उन्हें स्कूल के बैग दिए जाते थे। धीरे धीरे उसमें और डेवलपमेंट की जाती थी और उसके कोशिश की गई थी बेसिक एजुकेशन महिलाओं को भी दी जाए। ठीक है, उन्होंने कोशिश करी थी कि ये हर किसी को अवेलेबल हो। तो समझ में आ रहा है सर्व शिक्षा अभियान क्या था? बेसिक एजुकेशन सभी को देना। इस अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा में बहुत से सुधार किए गए, मतलब बहुत सी चीज़ें की गई और संतोषजनक गुणवत्ता प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की गई कि जो संतोषजनक हो, जिससे लोग ऐसा नहीं कि स्कूल खोल के रख दे, पॉलिसी चल रही है और किसी को कुछ पता ही नहीं है। इसमें कोशिश की गई हर समुदाय के बच्चे, SC ST हर कोई हो, किसी भी समुदाय से आता हो, उसको अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, जरूरी दी जाए और लड़का लड़की का भेद ना हो। और इस अभियान को 2002 सन 2000 में शुरू किया गया था। दिसंबर 2002 में इस अभियान को मेन रूप से हमारे मौलिक अधिकार में डाल दिया गया था। अनुच्छेद 21 भाग 3 के माध्यम से 46वें संशोधन विधेयक 6 से 14 साल के सभी बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इस योजनाओं का लक्ष्य भारत में शिक्षा प्रणाली को बढ़ाना है। तो दोस्तों अभी भी ये पॉलिसी चल रही है, ऐसा नहीं कि ये पॉलिसी ख़त्म हो गई है। इस पॉलिसी के अंदर क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाया ही जाएगा, ज़रूरी दिया जाएगा। एक निश्चित समय सीमा के अंदर सभी बच्चों को 100% नामांकन, मतलब कि वो स्कूल में जो बच्चा पैदा हुआ है वो स्कूल तक आ जाए, ये कोशिश की जाती थी। स्कूल में आके ठहराव, वो रुकने के बाद उसे गुणवत्ता युक्त, उसे क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और साथ ही सामाजिक विषमता, किसी भी तरह से उसके साथ समाज का भेदभाव और लिंग भेद, उसके साथ भेदभाव ना हो, उसके साथ लड़का लड़की का भेद ना हो, उसके साथ किसी भी प्रकार की जाति, किसी भी तरह का कोई भेदभाव सामाजिक या किसी भी रूप में ना हो। तो यहाँ तक समझ में आ गया। जो मेन कंटेंट था, जो कोर था इसका सर्व शिक्षा अभियान का, वो यही था कि किसी भी तरीके से बच्चे को स्कूल तक लाओ, उन्हें लाने के बाद उनको रोकने की कोशिश करो, रोकने के बाद उन्हें क्वालिटी दो और उसके बाद उसके साथ कोई भेदभाव मत करो और भेदभाव ना करने के बाद उसे इस तरीके की शिक्षा दी जाए। और इसी का फ़ायदा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यान्वयन के दौरान, मतलब कि इसे लागू करने के दौरान 2009-10 में 18.79 करोड़, मतलब देखो कब लागू हुई थी ये, 2001 में। 2001 से 10 सालों के अंदर ही 18.79 करोड़ बच्चों से बढ़कर 2015-16 में 90.67 करोड़ बच्चों तक पहुंच गया। और UDISC 2015-16 के अनुसार आज के टाइम में 99.21% बच्चे प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच रहे हैं, मतलब स्कूल तक जा रहे हैं। और उच्च प्राथमिक, मतलब 8 के बाद वाले, वो 92.81% है। तो ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि हम एक बढ़ोतरी है, ठीक है, क्योंकि जो 1996 में थे उन्होंने पढ़े होंगे, 2000 के टाइम में होंगे, और आज वो 20-22 साल के हैं, वो आगे बढ़े, उन्हें लगा कि उनके अंदर जो सुधार देखा गया होगा तो आगे बच्चों को भेजा गया होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं इस पॉलिसी का धीरे धीरे बढ़ना, लोगों के मन में ये दिमाग में आना कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जो आज के टाइम में हम देख सकते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया तो आज वो उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हमने बहुत सही समय पर इसे ठीक कर लिया। तो यही बात दोस्तों बताई गई है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक मेन कंटेंट कि सर्व शिक्षा अभियान है क्या, इसको किस तरीके से संविधान के अंदर लाया गया था, इसे कौन लाए थे, किनका मेन फोकस था, ये सब चीज़ें अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। तो दोस्तों जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे ये सब बातें तो लिखोगे ही, इसके अलावा आप बताओगे कि इस पॉलिसी का ध्यान कहाँ था। इस पॉलिसी का ध्यान था वैकल्पिक स्कूली व्यवस्था। दोस्तों ऐसा ही नहीं था कि इसको स्कूल में ही करा गया था सर्व शिक्षा अभियान को। सर्व शिक्षा अभियान को पंचायती राज द्वारा, पंचायतों में, ठीक है, उसके बाद में जिला जो MCD स्कूलों के तहत, आंगनवाड़ी के थ्रू, हर एक तरह से कई लोग इसे बस्तियों में अपना इलाके में कुछ छोटा सा टेंट वगैरह डाल के उसके अंदर भी बिठा के बच्चों को पढ़ाते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं स्कूल को वैकल्पिक भी किया जाता है, जहाँ पे स्कूल नहीं है वहाँ तक कुछ शैक्षिक मतलब कि टीचर पहुँचकर किसी एक छप्पर में या फिर किसी एक सरकारी संस्थान के किसी भी भाग में बैठकर भी पढ़ाते थे। और आजकल तो हमने इस पर बहुत ध्यान दे दिया, विशेष ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाना,
जो बच्चे विकलांग है, जो स्कूल नहीं आ सकते या फिर जिनके अंदर कोई भी दिक्कत है, उन्हें भी स्कूल तक लाना, उनको विशेष सहायता देना। उसके बाद में दोस्तों कई सारे बच्चे सामुदायिक एकजुटता या संगठन, जो मतलब जितने भी समाज में एकजुटता लाना, और उसके बाद में जैसे हम कह सकते हैं कि कई राज्यों के बीच में, कहीं एक राज्य में कमी तो दूसरे राज्य के बच्चों में भी ये पॉलिसी पहुंचाना, और उसके बाद में किसी तरह से एकजुटता लाना कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में से ये भाव हटाने कि बच्चे स्कूल जाएंगे। जैसा कि बहुत बड़ा हमारे देश में एक मिथ हुआ करता था कि लड़कियों का पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, तो मतलब समाज में एक ऐसी जागरूकता लाई गई, एकजुटता लाई गई कि सबके लिए एजुकेशन ज़रूरी है। बालिका शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता और किसी भी तरीके से क्वालिटी में सुधार करना। जैसे मान के चलो शुरू में क्या होता था कि बच्चों को धीरे धीरे लकड़ी के मतलब कि खेलने के साथ साथ उनके लिए वहाँ पे झूले की व्यवस्था की गई थी। शुरुआत में जब सर्व शिक्षा अभियान आया था, जब झूले रह गए तो उसके बाद उसकी क्वालिटी सुधारने के लिए वहाँ पे खिलौने रखे गए। खिलौने रखने के बाद आप वहाँ पे एक पूरी नर्सरी, मतलब कि पूरे नर्सरी स्कूल जैसे प्राइमरी होते हैं ना, जहाँ पे सारा खेलने का सामान होता है, सारी चीज़ें सीखने का सामान होता है, तो धीरे धीरे उस गुणवत्ता को बढ़ाया गया। आजकल के टाइम में डिजिटलाइजेशन के थ्रू तो मतलब कैसे भी करके धीरे धीरे इस एजुकेशन को बढ़ाया जा रहा है। तो ये इनका मेन था। अब ये तो मेन हो गई, इनका ध्यान था कि क्या क्या करना है। तो जो उस टाइम की दिक्कतें थी कि हर बच्चा स्कूल नहीं जा सकता था, तो स्कूल बच्चों के पास आ गया। जो बच्चे स्कूल नहीं, जिनको विशेष ज़रूरत थी, उन बच्चों को सहायता देकर बुलाया गया। जो मतलब जैसे मान के चले जिन बच्चों के पास खाने के लिए नहीं थी, या फिर कोई विकलांगता थी या कोई दिक्कत थी, तो उन बच्चों को उस रूप से सहायता दिया गया। उनको पैसों की आर्थिक सहायता, किताबें मुफ्त दी गई, चीज़ें की गई। सामुदायिक एकजुटता, सभी समुदाय को एक किया गया, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बालिका शिक्षा, जो बहुत बड़ा भेदभाव था बालिका के लिए कि लड़की नहीं पढ़नी चाहिए, उसको हटाया गया। और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता, कि इसकी क्वालिटी सुधारी जाए। क्वालिटी पे अभी भी कई जगह सही नहीं है, बट इस पर ध्यान दिया जा रहा है और ये पॉलिसी अभी भी लागू है। तो दोस्तों ये मेन इसका फोकस एरिया था जिसके ऊपर सर्व शिक्षा अभियान को काम करना था। अब बात होती है कि केंद्र और राज्यों के अब कि इसके लिए क्या क्या सरकार ने कदम उठाए। तो दोस्तों इस चीज़ को आप बहुत डिटेल में है, मैंने सिर्फ मेन भाग उठाया था। आप इसको सर्व शिक्षा की एक गवर्नमेंट वेबसाइट है ऑफिशियल, आप उस पर जाके और भी इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट आप मैंने आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब या इन चीज़ों के हिसाब से बनाया, आपकी नॉलेज के हिसाब से बनाया है। तो अब हम समझते हैं कि इस पॉलिसी को लागू करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से क्या क्या कोशिश की। यहाँ तक समझ में आ गया सर्व शिक्षा अभियान है क्या, इसको कौन लागू लेके आया, इसको लागू करने के लिए संविधान में क्या बदलाव किए गए, और इसके बाद में इसका मेन ध्यान कहाँ पर है। अब हम इसे समझेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए सरकार ने पहला कदम उठाया, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय सहभागिता। मतलब कि कई स्टेट जो है हमारे देश में बहुत मजबूत है, जो अपने स्टेट को बच्चों को आराम से पढ़ा सकती है, ठीक है दोस्तों। या फिर कई स्टेट है जो अपने और चीज़ों पे खर्च कर लेगी पैसा, लेकिन एजुकेशन पे खर्च नहीं कर सकती, वो उसकी मजबूरी कह लो या फिर उसकी सोच कह लो। पर यहाँ पर केंद्र सरकार का एक वादा मिला, एक प्रॉमिस मिला कि हम आप अगर अपने राज्य में सर्व शिक्षा अभियान वैसे तो केंद्रीय रूप से लागू हुआ था, मतलब कि जब ये लागू किया गया था, ये बोला गया था कि केंद्र सरकार को इतना पैसा देना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद ये बात समझ में आ गई कि सबसे पहले केंद्र को हर राज्य की मदद करनी पड़ेगी सर्व शिक्षा के लिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, जैसे कई सारे समूह होते हैं, महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति, पंचायती राज, जो अपने शहरों में होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह, तो इन सदस्यों को बोला गया कि इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए। आप इसे अपने तरीके से बढ़ाओ, आपके पास कोई जगह है, आपके पास कोई बच्चे हैं, उन्हें स्कूल तक लेके आओ। उनके थ्रू डाटा इकट्ठा किया, उन्होंने उनको जिम्मेवारी दी गई कि आप एक बच्चे को स्कूल तक लाइए, आप ये चीज़ करिए, आप ये करिए। तो ये चीज़ें करी गई, जैसे कि हर पंचायती जितने भी कार्यालय थे उनके बाहर पर लगाए गए, उनको जिम्मेवारी दी गई कि आप अपने जैसे अपने ज़िला में ये काम करेंगे तो हम आपको ये बढ़ावा देंगे। तो ये चीज़ें करी गई थी। प्रभावी और कुशल पद्धतियाँ, प्रभावी मतलब ऐसी चीज़ें लाना जिससे बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़े। कुशल पद्धतियाँ मतलब कि एक टीचर जो है आज जैसे मान के चलिए एक ज़माने में जो टीचर पढ़ाते थे और आज जो पढ़ाते, कितना उसमें फ़र्क आ गया, कुशल का फ़र्क आ गया, अब पढ़ाने के तरीके में फ़र्क आ गया। पहले हम
पहले का पढ़ाने का तरीका आता था 1 2 3 4 सब बोलते रहते, 10 बार बुलवाते थे। आज के टाइम में बच्चों को आप सामने लैपटॉप रख देते हैं या फिर कोई चीज़ रख देते हैं, जिससे वो 1 प्रेस करता है तो 1 बोलता है और वो उसे लर्न करके समझ जाता है। 2 प्रेस करता है 2 बोलता है। तो अब धीरे धीरे सीखने की जो पद्धति है वो चेंज होती जा रही है। पहले 5th तक के बच्चों को जल्दी से पहाड़े नहीं हो पाते थे क्योंकि कुशल पद्धति नहीं थी। आज के टाइम में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को 5th के पहाड़े जल्दी याद आते। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा सीखने की कुशल पद्धतियाँ हैं। तो मतलब हमें अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसमें सुधार करना है। जहाँ पे सुधार नहीं है वहाँ पे सुधार करना है। तो जैसे अब हम धीरे धीरे, मतलब उस ज़माने में जैसे स्लेट पे लिखा जाता था, अब उसे फिर हमने किस पे लिखा? कॉपी पे आए। अब कॉपी से हम किस पे आ रहे हैं? टच पैड पे आ रहे हैं। तो ये क्या है? कौशलिक सुधार है, टीचर के पढ़ाने का सुधार हो गया। और इसे कोशिश की गई जहाँ ख़राब है उसे सुधारा जाए। प्रत्येक स्कूल में एक नोटिस बोर्ड रखा जाए जिससे पता चले कि इस स्कूल में किसने कितना अनुदान दिया है। जैसे मान लीजिए स्कूलों में, जहाँ पे स्कूल में हेल्प नहीं कर सकते और वहाँ पर कई बड़े सहायक है वो उधर मदद करते, तो उधर लिखा जाए ताकि उस पैसे क्या हुआ ये पता चले। सर्व शिक्षा अभियान योजना की इकाई के रूप में बस्ती मतलब जैसे कि आप देखते होंगे छोटी छोटी बस्तियाँ होती हैं जहाँ पे बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, तो क्या करते हैं कई सारे NGOs वगैरह सर्व शिक्षा अभियान के तहत जाकर उधर एक टेंट सा लगा लेंगे और हर 2 दिन पर, हर 1 दिन पर अलग अलग बंदा उनको बेसिक एजुकेशन दे के आएगा। तो ये बात हुई। लड़कियों की शिक्षा, जो लड़कियों को नहीं भेजा जाता उनको बढ़ावा दिया जाता है, उन नुक्कड़ नाटक के थ्रू, किसी थ्रू, सरकार अपने टीवी एड्स के थ्रू और कई तरीक़ों से इसको बढ़ावा देती है कि लड़कियों का पढ़ना कैसे ज़रूरी है, ये सब चीज़ें। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक, वंचित वर्ग समुदाय, विकलांग बच्चों की शैक्षिक सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अंदर किया गया कि आप किसी भी तरीके से अनुसूचित जाति बच्चों को स्कूल तक लाइए। हर तरह के धार्मिक जो मतलब भेदभाव होता है, किसी भी तरीके से हर एक समुदाय, हर एक पार्ट के हर एक बच्चे को इस एजुकेशन तक लाइए। अध्ययन कक्ष और क्लासरूम, दोस्तों में कोशिश की गई कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो मतलब शुरू के 8वीं तक के स्कूल के टीचर होते थे और जो उनके स्कूल होता था, उसको पहले उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। उस रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए वहाँ कोशिश की गई कि वहाँ हर एक अलग अलग क्लासरूम हो। पहले क्या होता था, एक ही जगह पे खुले में सारे क्लास के बच्चों को एक ही टीचर, 2 टीचर पढ़ाते थे। उसमें बदलाव किया गया कि हर एक क्लासरूम होगी, हर एक का अलग टीचर होगा और वहाँ का जो प्रिंसिपल होगा उसे अपना कक्ष दिया जाएगा। तो ये चीज़ें बताई गई कि प्रत्येक शिक्षक या प्रत्येक वर्ग की श्रेणी के लिए एक कक्ष, हर एक क्लास के लिए एक कक्ष, प्राथमिक या उच्च स्तर प्राथमिक स्कूल के नीचे हों, मतलब जो जितने भी बड़े बड़े 8 12 तक के स्कूल हैं उसके नीचे छोटे स्कूल होने, क्लासेस होने चाहिए। और बरामदा होना चाहिए। 2 कक्ष, 2 शिक्षक का प्रावधान हो, मतलब एक क्लास में 2 शिक्षक जाए, एक दिन में पढ़ाए, एक ही शिक्षक पूरा दिन ना पढ़ाए। और उच्च प्राथमिक विद्यालय या वर्ग में हेडमास्टर के लिए अलग कक्षा दिया जाए। तो मतलब देख रहे हो आप, ये बेसिक लेवल पर सुधार कर रही थी। सोचो ये नहीं होता तो बच्चे स्कूल ही नहीं आते। मान के चलो अगर ये सर्व शिक्षा अभियान नहीं आता, नॉर्मली स्कूल रहता है, एक टीचर्स पढ़ाते रहते, बच्चे जाते, कुछ समझ आता नहीं, उन माँ बाप को लगता है कि क्या फ़ायदा, मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, और वो अपने स्कूल से वापस ले आते। अब क्या हुआ, इन्होंने इस हर एक चीज़ की सुधार करती। बस अब हमारे सर्व शिक्षा अभियान के तहत थोड़ी बहुत 60% तो नहीं, 40% 30% दिक्कत क्या रहती है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की रही, जिस पर भी सरकार काम कर रही है। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा सरकार ने कोशिश की कि विकलांग बच्चों को शामिल करने के लिए प्रतिवर्ष 1200 रुपये इस तरह की हेल्प दे, खाने में मिड डे मील में कुछ दे, तो इस तरह की बच्चों की शिक्षा के लिए बुक्स वगैरह दे। ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो गई है दोस्तों। ठीक है, तो अब आप ये मुझे बताएं कि आपको सर्व शिक्षा अभियान समझ में आया कि नहीं। प्लीज़ कमेंट करके बताइए जिससे मैं इसमें सुधार कर सकूं, और अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी मैं आपको और चीज़ें बताने वाला हूं, तो सबसे पहले समझ के मुझे एक बार सही से सोचिए कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं, और मुझे बताइए ताकि मेरे लिए फीडबैक हो। तो आपको समझ में आ गया क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और आपको इससे भी कई ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी, जो आपको पता करनी चाहिए। अब दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान तो अपने चरम पर था ही, उसके बाद में भी कई पॉलिसीज़ आई हैं जो हमें नहीं पता और जो हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से, या फिर आप जब एग्ज़ाम में आंसर लिखोगे या कहीं भी आप अपनी नॉलेज या किसी गवर्नमेंट जॉब में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो, उसके बाद भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री, इन्होंने बहुत कोशिश की और इन्होंने भी कई सारी पॉलिसीज़ लाई हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो मैं आपको ये 4 पॉलिसीज़ दिखा रहा हूँ। एक तो है समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं। PM पोषण योजना, ये भी मोदी जी। और इसके बाद में
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा दोस्तों ये भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लाया गया था, सॉरी ये लाया गया था हमारे कांग्रेस कालीन समय में, मतलब ये मनमोहन सिंह जी लाए थे, और इसके उन्नत भारत अभियान ये लाए थे मोदी जी। अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये क्या पॉलिसीज़ है। ये भी एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसी है जो अभी अभी कुछ सालों में आई है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समग्र शिक्षा अभियान क्या है। समग्र शिक्षा अभियान दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, जो 4 अगस्त 2021 को आया, और इस अभियान के अंतर्गत स्कूल शिक्षा के प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा के आयामों को शामिल किया गया है। नई शिक्षा 2020 की सिफारिश के अनुरूप इस अभियान का आरंभ किया गया है। समग्र शिक्षा में क्या किया गया है कि समग्र, अब जो 8 तक था उसे 12 तक किया गया है, ठीक है। और कोशिश की जा रही है कि अब जो 6 से 14 साल तक का था उसे 6 से 18 साल तक के एजुकेशन को कर दिया जाए, इसके 12th के बच्चे तक वहाँ पे पढ़ सके, ठीक है। और ये अभी लागू हो चुका है, अब इसको और इसका बढ़ावा किया जाएगा। अब पीएम पोषण योजना दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है पोषण, तो मतलब इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2021 में कि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत हर एक बच्चों को भोजन तो पहले मिलता ही था, मिड डे मील जिसे कहते थे, लेकिन अब मिड डे मील में उसका ध्यान रखा जाएगा कि उसको प्रोटीन मिल सके, ठीक है दोस्तों, जिससे उस बच्चे की सही से विकास हो सके और उसका पढ़ने में मन लग सके। और इसमें 3 टाइम का खाना शामिल किया गया है। जिस टाइम में स्कूल होगा उस टाइम में जो पढ़ता होगा उसका भोजन कराने की सरकार व्यवस्था करेगी। और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान दोस्तों, ये इसे RUS कहते हैं, ठीक है, RUS। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है गवर्नमेंट जॉब वगैरह में, तो काफ़ी हेल्प रहेगा। भारत के राज्य विश्वविद्यालय विशाल नेटवर्क क्षमता विकसित करने संघीय सरकार की पहल, देश के भविष्य संस्थानों को छात्रों को सीखने के परिणामों, विकास और नवीन सोच, ठीक है दोस्तों, कि मतलब नई टेक्नोलॉजी, उसके बाद में साइंस, साइंटिफिक एजुकेशन, इन सबको बढ़ावा देने के लिए एक नेटवर्क तैयार किया जाए, जिससे कि सभी बच्चे एक जगह पर इसके थ्रू साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सके। और उन्नत भारत अभियान दोस्तों, ये जो है ये 11 नवंबर 2014 में लाई गई थी, जिसके अंतर्गत ऐसे गाँवों को चिन्हित किया जाए, ऐसे गाँवों को पहचाना जाए जहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, और उस जगह पर जाकर उच्च शिक्षा मतलब बड़ी शिक्षा तक का प्रावधान किया जाए, और वहाँ के लोगों को पढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, उनको सुविधा दी जाए। उन गाँव को आइडेंटिफाई किया जाए कि जहाँ पर बिल्कुल एजुकेशन लेस है, वहाँ पर जाके एजुकेशन दी जाए। तो दोस्तों यही हमारा टॉपिक था, और ये मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा आपकी कोई भी कमेंट हो या आपकी कोई भी चीज़ जाननी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखें, भारत माता की जय।